बेटा बिल्कुल बातें नहीं करना। ध्रुव, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं C4 पाथवे। इस पाथवे को हम लोग हैच एंड स्लेक पाथवे भी कहते हैं, हैच एंड स्लेक पाथवे भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे बेटा हम लोग कि इसे जो नाम दिया गया है C4 वो किस लिए दिया गया और हैच एंड स्लेक क्यों कहते हैं। तो C4 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस पाथवे में या इस C4 साइकिल के अंदर, इस C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का होता है और उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे C4 पाथवे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का बन रहा है जिसे हम लोग ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं, और दूसरा इसको हैच एंड स्लेक पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था हैच एंड स्लेक, जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया और इसीलिए इसे हैच एंड स्लेक पाथवे कहा जाता है, इसीलिए इसे हैच एंड स्लेक पाथवे कहा जाता है। अब यहां पे प्लांट्स को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई कि C3 साइकिल से काम नहीं चल रहा था, C4 साइकिल उन्हें बनानी पड़ी। तो सभी लोग बिना लिखे इधर देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। प्लांट्स को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई कि ऑलरेडी हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो C3 हैं, तो C3 पाथवे के अलावा C4 पाथवे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे बेटा क्या हुआ, यहां पे क्या होता है, जहां जहां पे भी ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, ट्रॉपिकल कंडीशन जानते क्या होती है? हाँ, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे सनलाइट का एक्सपोजर जो होता है बेटा सबसे ज्यादा होता है। तो जो भी कंट्रीज इस रीजन में आएंगी या जो भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन इक्वेटर के आसपास पड़ेगा, ये ट्रॉपिकल रीजन है। और इस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा बेटा, ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होगा, तो ज्यादा सनलाइट होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। अब ज्यादा टेम्परेचर होने से क्या दिक्कत है, ज्यादा टेम्परेचर होने से यह दिक्कत है कि ज्यादा वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, और ज्यादा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने से क्या दिक्कत है, ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी वाटर स्प्लिट होता है तो वहां से ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बात यह करनी है कि जितना ज्यादा वाटर की स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होने की वजह से जो हमारा एंजाइम होता है रुबिस्को, याद करिए रुबिस्को को। तो मैंने आपको कभी बताया था कि रुबिस्को जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बराबर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी शो करता है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये रुबिस्को क्या करने लग जाएगा, ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लग जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने की वजह से क्या होगा, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए थोड़ा सा C3 साइकिल आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो मैं हल्का सा एक प्रीव्यू दे रहा हूं, पूरी C3 साइकिल नहीं बताऊंगा, एक हल्का सा प्रीव्यू दे रहा हूं, और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि C3 साइकिल और यहां पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए इधर, सभी लोग इधर देखिए, यहां पे शुरुआत क्या हो रही थी, याद करिए, RUBP जो कि 5 कार्बन का एक कीटो शुगर थी जिसे हम लोग राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं। इसके साथ में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी एटमॉस्फेयर से
और इसी चीज को हम लोगों ने क्या कहा था, कार्बोक्सिलेशन कहा था। क्या कहा था, कार्बोक्सिलेशन। ये सबसे पहला स्टेप था। तो ये एक कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन, ये टोटल मिलके हमारे क्या बन रहे थे, दो मॉलिक्यूल बन रहे थे 3 कार्बन वाले, याद है। और उन 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह रहे थे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही कहा जा रहा था। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए 2 मॉलिक्यूल, मतलब टोटल हमारे पास 6 कार्बन हो गए, और 5 और 1 6 होने चाहिए हमारे पास। तो 6 कार्बन टोटल यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, दूसरा स्टेप रिडक्शन हो रहा था। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या था, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या किया जा रहा था बेटा, कितनी एनर्जी खर्च हो रही थी, 2 एटीपी और 2 NADPH को यूटिलाइज किया जा रहा था, जिससे 2 एडीपी और 2 NADP मॉलिक्यूल बन जा रहे थे। ठीक है। और यहां पे जो ये 6 कार्बन है, ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जा रहा था, एक 5 कार्बन और एक कार्बन के मॉलिक्यूल में। और इसमें से ये एक कार्बन यहां पे रह जा रहा था, और 5 कार्बन वापस, ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 कार्बन वापस रीजनरेट हो जा रहे थे। 5 कार्बन का वापस क्या हो जा रहा था, रीजनरेशन हो जा रहा था। तो यहां पे हमारी टोटल कितनी एटीपी खर्च हो रही थी बेटा, 1 एटीपी खर्च हो रही थी, और उससे 1 एडीपी बन जा रहा था। अब ये एक नॉर्मल C3 पाथवे है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पे बेसिकली रुबिस्को जो एंजाइम है वो कहां रोल प्ले कर रहा है बेटा, यहां पे रोल प्ले कर रहा है। रुबिस्को का रोल यहां पे है। रुबिस्को क्या करता है, रुबिस्को इस RuBP जो कि 5 कार्बन की कीटो शुगर है, उसकी इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंडिंग करवाता है, और यही रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कहलाती है। यही कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कहलाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, सपोज ऐसा हो कि रुबिस्को जो है वो क्या करने लग जाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से। मैंने क्या बताया था कि जब भी रुबिस्को, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होते हैं, तो ये किसके साथ कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या एक्टिविटी करेगा, ऑक्सीजनेज। तो अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने से क्या होगा, और C3 साइकिल में क्या फर्क पड़ जाएगा, उसे कंपेयर करिएगा साथ में बेटा, कंपेयर करिएगा। 2 साइकिल बना रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला काम होगा कि ये ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, और ऐसी कंडीशन में जो रुबिस्को है वो क्या कर रहा है, वो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 कार्बन है, इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 5 ही कार्बन बचे, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, एक मॉलिक्यूल तो बनेगा यहाँ पे 3 कार्बन का, जिसे हम लोग 3PGA कहेंगे, और एक मॉलिक्यूल बनता है हमारे पास में 2 कार्बन का, जिसे हम लोग PG कहते हैं, मतलब फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, मतलब ये 5 कार्बन 2 पार्ट में टूट गए, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन का हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन किया जाएगा। अब रिडक्शन में क्या होगा, फिर से हमारी उतनी एनर्जी खर्च होगी जितनी पहले खर्च हो रही थी, 2 ATP और 2 NADPH, जिससे बन जाएंगे हमारे 2 ADP और 2 NADP। और उसके बाद में भाई 5 कार्बन तो वापस रीजनरेट होने, वापस RuBP को तो वापस बनना ही बनना है। तो यहाँ पे कोई कार्बन छोड़ पाएगा, जैसे एक कार्बन यहाँ पे छोड़ रहा था, नहीं छोड़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और ये वापस 5 कार्बन रीजनरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 ATP का और खर्च हो जाएगा, 1 ATP और खर्च हो जाएगी। अब एक मुझे बात बताइएगा आप कि यहाँ पे हमने किसी चीज को सिंथेसाइज करवाया, यहाँ पे तो ये एक एक कार्बन इकट्ठे होते चले जाते, जब 6 साइकिल हो जाती ये 6 कार्बन मिल जाते, और ये 6 कार्बन मिलके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवा देते, है जी, ऐसा ही तो होता। तो यहाँ पे चलो एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन साथ में फूड तो बन रहा है, कार्बन फिक्सेशन तो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नेट गेन नहीं है, कोई भी
कोई भी कुछ भी नहीं है किसी भी रेस्पेक्ट में। बाकी एनर्जी बाकी की वेस्ट हो रही है, फर्जी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। और तो और ये क्या है, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्या है ये? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फूड कुछ नहीं बन रहा, एनर्जी फालतू की खर्च हो रही है, इसलिए वेस्टफुल कह रहा हूं मैं इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है कहां पे? जहां पे भी टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री का होगा। जिन भी कंट्रीज में या जिन भी रीजन्स में टेम्परेचर 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस का होगा, वहां पे ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन करेंगे कौन? C3 प्लांट। तो अब प्लांट्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई फोटो रेस्पिरेशन होगा, कुछ बनाएंगे नहीं और बाकी लाइट रिएक्शन जो कर रहे हैं वो उसका भी एनर्जी खर्च कर लेंगे। और तो और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने पास में रखते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से एस्केप हो जाती है, वो भी नहीं बचती इनके पास में। मतलब कार्बन फिक्सेशन तो हो ही नहीं रहा क्योंकि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एक्यूमुलेट होकर करेगी क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे प्रेजेंट थी वो भी एस्केप हो जाती है। तो ये टोटली एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसे मैंने क्या कहा? फोटो रेस्पिरेशन कहा। अब इसी फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए बने हैं C4 प्लांट्स। मतलब C4 प्लांट वो प्लांट्स हैं जो जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, कुछ नहीं होगा, और साथ में वो हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब आपको जहां पे भी ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा वहां पे C4 प्लांट्स इजीली ग्रो करते हुए मिल जाएंगे और इजीली वहां पे वो रह के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट खुद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट क्यों करने वाले हैं? तो फिर से याद करिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो रूबिस को क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या करना चाहेंगे? ये चाहेंगे कि इनकी सेल्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा बनी रहे ताकि आराम से फोटोसिंथेसिस होता रहे। क्लियर हो रही है? तो इसके लिए इन्होंने स्पेशल काम किया है। काम क्या किया है? अपनी जो लीफ की एनाटॉमी है उसमें ही बदलाव ले आए और उस एनाटॉमी को हम लोग कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या कहेंगे? क्रेन्स एनाटॉमी। अब वो क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, आइए शुरू करते हैं एक एक करके। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आप कोरिलेट करके समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा, और अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी बेटा। नहीं, ये C4 साइकिल नहीं है, ये फोटो रेस्पिरेशन है। इसे इसे हम लोग C2 साइकिल कहते हैं। इसे C2 साइकिल कहते हैं, मतलब इस सिलेबस में नहीं है, इसे C2 साइकिल कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है ना, इसीलिए हम लोग इसे C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि C3 साइकिल के अंदर पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बन रहा था? 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो इसलिए उसे नाम दे दिया C3 साइकिल। अब C4 साइकिल इसे नाम इसलिए देते हैं क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है 4 कार्बन का, उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे 2 कार्बन का बन रहा है तो इसे हम लोग कह रहे हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो ये 2 कार्बन का, इसलिए इसे C2 साइकिल कह देते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम है C2 साइकिल। तो ये फोटो रेस्पिरेशन था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये C3 प्लांट्स में ज्यादा होता है, इसीलिए C4 प्लांट्स बने। इस प्रोसेस से बचने के लिए C4 प्लांट्स बने हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बेटा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, दोनों गाल लाल कर दूंगा, मान जाओ। अब सुनिए आगे की बात, मान जाओ, अभी मैं कह रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं C4 प्लांट्स की। देखो, जो भी प्लांट C4 पाथवे परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे C4 प्लांट कहलाते हैं। जैसे जो भी C3 साइकिल या C3 पाथवे करेगा वो C3 प्लांट कहलाएगा, इसी तरीके से जो भी C4 पाथवे करेगा वो क्या कहलाएगा? C4 प्लांट कहलाएगा। अब इस C4 प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, इनके पास में मैकेनिज्म है, दे हैव CO2 एनरिचमेंट, दे हैव CO2 एनरिचमेंट साइकिल। इनके पास में क्या है? CO2 एनरिचमेंट साइकिल होती है, ये खुद से अपनी CO2 को इनरिच कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, इनके पास में एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है, लीफ एनाटॉमी होती है, और उसी लीफ एनाटॉमी को नाम दिया गया है क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये प्लांट्स होते कौन है जिनके अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा है?
तो ये प्लांट्स वो होंगे जो आपको ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस में मिलेंगे, जहां पे टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। जहां पे टेम्परेचर जनरली हाई रहता है, ऐसी जगहों पे ये प्लांट मिलेंगे। इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है, नीट में भी नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इनके नाम है जैसे मेज। मेज का इन्होंने क्या किया है, नीट के अंदर इसका साइंटिफिक नेम देके क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या करेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है जियामेज। ठीक है, जियामेज इसका साइंटिफिक नेम होता है। और दूसरा होता है हमारा शुगर केन। उसके अलावा एमरैंथस, और एक और प्लांट दे रखा है नाम सॉर्गम। ये 4 प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जो आपको नीट के लिए याद रखने होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया नींद आ रही है आदित्य, बहुत शानदार। अभी आया तमाचा मार के नींद खोल दूंगा मैं तुम्हारी। इधर देखिए, अब क्या होगा, ये तो रहे उन प्लांट्स के नाम जो C4 पाथवे करते हैं। अब लीफ एनाटॉमी मैंने बोली, इनके पास में क्या है, क्रेन्स एनाटॉमी है। इस क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होगा, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस में जनरली जैसे C3 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जनरली क्या होता है, मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। लेकिन इन प्लांट्स ने क्या किया है, मेसोफिल सेल को तो इन्वॉल्व किया ही किया है फोटोसिंथेसिस में, साथ साथ में बंडल शीथ सेल को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। इनके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। अब ये बंडल शीथ सेल क्या होती है, तो जो वस्कुलर बंडल को चारों तरफ से सराउंड करने वाली सेल्स होती है। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बेटा, वस्कुलैरिटी टर्म, हाँ जाइलम फ्लोएम। वस्कुलैरिटी टर्म दी जाती है, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या है, वस्कुलर टिश्यूज हैं। तो प्लांट के अंदर ब्लड वेसल्स तो होंगे नहीं, उनके अंदर होगा क्या, जाइलम फ्लोएम। तो वो है वस्कुलर बंडल, मतलब जो जहां पे बहुत सारे वस्कुलर टिश्यूज मिलके जा रहे हो, वो मिलके एक वस्कुलर बंडल को बनाते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। उसी को सराउंड करने वाली जो सेल्स होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, बंडल शीथ सेल्स, जो वस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती हैं। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल जो सब में करती हैं फोटोसिंथेसिस, वो तो है ही है, लेकिन इन्होंने साथ में इन्वॉल्व किसको कर लिया है, बंडल शीथ सेल को इन्वॉल्व कर लिया है। अब बंडल शीथ को इन्वॉल्व करा है, क्यों करा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे जैसे ये एक मेसोफिल सेल है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक मेसोफिल सेल है, ठीक है, ये एक मेसोफिल सेल है, और नीचे इसके जुड़ी हुई है एक बंडल शीथ सेल, ये एक जुड़ी हुई है इनके साथ में बंडल शीथ सेल, ठीक है। और इन दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा। कौन है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ये ऊपर वाली जो है, ये है हमारी मेसोफिल सेल। ये क्रेन्स एनाटॉमी बता रहा हूं आपको मैं, मेसोफिल सेल। और ये जो है, ये है आपकी बंडल शीथ सेल, ये है आपकी बंडल शीथ सेल। ये जो बंडल शीथ सेल है और जो मेसोफिल सेल है, दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। मेसोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन दोनों के क्लोरोप्लास्ट थोड़े से अलग टाइप के। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म करके एक टर्म है, उसको रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज सीन इन, अब उनमें 3-4 नाम दे देंगे आपको, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट, और एक और दूसरा कोई नाम बना देंगे। तो 4 प्लांट में से किसमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या, कि यहां पे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो मेसोफिल सेल के अंदर है, इसमें तो आपको ग्रेना मिलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये बेसिकली ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और इसके अंदर आपको कोई भी ग्रेना नहीं मिलता, मतलब 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट,
ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया इन्होंने, ग्रेना से बिना ग्रेना के कैसे चलेंगे और क्यों है ऐसा? तो इसका रीजन ये है, आप अगर याद करें तो ग्रेना की मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1, याद है? याद है? और इस फोटो सिस्टम 2 के साथ में होती थी वाटर की स्प्लिटिंग, और अगर वाटर की स्प्लिटिंग होती तो ऑक्सीजन बनता है ही नहीं ग्रेना, कर लो वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं। ध्यान से सुनना, तो पहली बात तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बनेगा, इसलिए ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कर लिए। दूसरा काम इन्होंने यहां पे क्या कर लिया, अपनी जो वॉल है उसको भी काफी ज्यादा थिक बना लिया, या एक टर्म है आपकी किताब में यूज किया हुआ इम्परवियस, इम्परवियस, जिससे कोई चीज पास ना हो सके, इम्परवियस बना लिया, ताकि यहां पे अगर थोड़ी बहुत CO2 अगर है भी तो वो बाहर ना निकल पाए, तो CO2 इसके अंदर बनी रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी, और CO2 ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, रूबिस को कैसी एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा। समझ रहे हो इनकी एनाटॉमी किस लिए ऐसी बनाई गई? ग्रेनल और एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझ गए, वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो वो इसमें हो जाएगी, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इसके अंदर होगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, पहली बात तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता वाटर की स्प्लिटिंग से, वो ग्रेना के पास में होता, ग्रेना में फोटो सिस्टम पे होता, वो है ही नहीं ग्रेना, खत्म। तो इसी चीज को कहा जाता है, दो तरीके के जो ग्रेना यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी चीज को कहा जाता है बेटा क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होते हैं, डाइमॉर्फिक का मतलब दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर है, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किसमें मिल रहे हैं हमें, C4 प्लांट के अंदर। किसके अंदर? C4 प्लांट के अंदर। अमन सिंह बेटा ऊपर देख लोगे, ऊपर देख लोगे तो ज्यादा बेहतर है, घर पे ही रह लेते अगर सोना ही था तो, क्लास में आके सो रहे हो। अब सुनिए आगे की बात, बेटा क्रेंज का मतलब होता है, जो क्रेंज टर्म मैंने बोला था ना, क्रेंज टर्म का मतलब है रेथ, रेथ, रेथ का मतलब होता है क्या, माला होती है, उसी को रेथ टर्म यूज किया गया है। कैसे? यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगा सेल्स का, अरेंजमेंट ऐसे होगा, बीच में वस्कुलर बंडल है, चारों तरफ वस्कुलर, ये जो बंडल शीट सेल्स हैं इस तरीके से, बीच में जाइलम फ्लोएम वाला वस्कुलर बंडल जा रहा है, उसके चारों तरफ कौन सी हो गई हमारी, बंडल शीट सेल हो गई। और बंडल शीट सेल के अलावा ऋषभ आंख बंद करके है, मोनी बाबा हो रहे हो तुम। सुनिए, बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल यहां पे है, और ये चारों तरफ ऐसे इस तरीके से कंसेंट्रिक पैटर्न में लगी हुई है, चारों तरफ से ऐसे बंडल शीट सेल है, ये सारी ऐसे बंडल शीट सेल होंगी ऐसे घिरी हुई, और इसके चारों तरफ कौन सी है, मीजोफिल सेल है, ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी हुई है। तो इसी के लिए जैसे माला होती है ऐसा सा दिखता है, इसी के लिए टर्म है रेथ, और रेथ को बोला जाता है क्रेंज, तो क्रेंज के ऊपर नाम हो गया क्रेंज एनाटॉमी। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? तो ये तो रही बात इसकी इंट्रोडक्शन की, अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब आ जाते हैं साइकिल के ऊपर कि बेसिकली C4 साइकिल होगी कैसे। जी क्या बता दो बेटा, डायग्राम बता दूं बेटा, वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल क्या होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जा रहे होते हैं, इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होंगे, वस्कुलर बंडल्स को चारों तरफ से सराउंड करने वाली जो सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल्स को हम लोग नाम देते हैं बंडल शीट सेल। ये बंडल शीट सेल ऐसे वस्कुलर बंडल को जैसे यहाँ पे लगी हुई है ऐसे लगी हुई है चारों तरफ, और बंडल शीट सेल के चारों तरफ जो है ये लगी होती है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल और बंडल शीट सेल दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। नहीं मानोगे ना अमन तुम, नहीं मानोगे, मैं नींद खोल दूं तुम्हारी, आ जाऊं पीछे, आ जाता हूं यार, नींद नहीं खुली कैसे, एक बात बताओ, मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट दे रहा हूं बेटा, अगर यहां भी नहीं पढ़ सकते तो कहीं नहीं पढ़ पाओगे। अरे थोड़ी चाह तो होगी, चाह शो करोगे तभी तो पढ़ोगे, चाह ही खत्म हो रखी है अपनी अंदर की, सीखना ही नहीं चाह रहे हो।
अगर सोना था तो ट्यूशन क्यों आना है? ट्यूशन रहने दो, सो ही जाया करो यार, सीखने के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे, तो क्यों सो रहे हो बैठ के? आंखें बंद हो जा रही है बार बार आपकी। और ऐसी कोई जरूरत थी कि चलो आपको लगता था कि भाई मैं नहीं जा पा रहा, रेस्ट कर लेते, रिकॉर्डिंग से पढ़ लेते, रिकॉर्डिंग से। क्लास में भी आना है और सोना है। भाई मैं, आसपास वाले आपको इग्नोर कर सकते, मैं तो सबको देख रहा हूं बार बार, मैं बिना बोले रहूंगा नहीं, अब मैं टोकूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो नींद भी खोलनी पड़ेगी मुझे, सोना नहीं बिल्कुल भी क्लास के अंदर। अब सुनिए आगे की बात, या मैं चिल्लाना शुरू कर दूं तुम्हारे ऊपर? वो तो मैं इतने एक्टिवली पढ़ा रहा हूं, एक्टिव हूं बिल्कुल, बिल्कुल एक्टिवली पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ा रहा हूं, तब ये हालत है। मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊंगा तो मेरे हिसाब से पूरी क्लास ही सोने लग जाएगी। अब यहां पे क्या होगा, C4 पाथवे कैसे होगा बेटा, इसका मेन मैकेनिज्म समझिएगा। C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था? फियोफाइट, पागल हो गई हो? RUBP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन का था ना? C4 पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का होगा और उसका नाम है फॉस्फिनॉल पायरुवेट। ध्यान से सुनना, C4 पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होगा वो होता है PEP, जो कि 3 कार्बन का होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं फॉस्फिनॉल पायरुवेट। अब होता क्या है, जब RUBP C3 साइकिल में, ध्यान से सुनना, C3 साइकिल में RUBP जब 5 कार्बन का CO2 के साथ में जुड़ता था तो इस रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता था? रुबिस्को। तब जाके एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता था जिसमें जाके 3 कार्बन के प्रोडक्ट बनते थे, ऐसे ही तो था। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो फॉस्फिनॉल पायरुवेट है जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो यहां पे एंजाइम रुबिस्को नहीं होगा, यहां पे एंजाइम रुबिस्को नहीं होगा, यहां पे एक एंजाइम होगा जिसका नाम है PEP, फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पेपकेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पेपकेज। क्लियर हो रही है मेरी बात? और ये क्या करेगा, ये बना देगा एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का, इसलिए C4 पाथवे दिया गया नाम। और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है? फॉस्फिनॉल पायरुवेट। और फॉस्फिनॉल पायरुवेट और CO2 की बाइंडिंग को कौन फैसिलिटेट कर रहा है? पेपकेज, PEP कार्बोक्सिलेज। वहां पे कौन करता था? रुबिस्को। अब कैसे होगी ये साइकिल, इस बात को समझिएगा। यहां पे मैं आपके जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है उसी डायग्राम को मैं बना रहा हूं, बाकी मैं भी उससे स्लाइड से भी दिखा दूंगा सारी चीजों को। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इस तरीके से ये दोनों सेल्स लगी हुई हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, और उनके बीच में ये जो हैं ये हैं प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस। ठीक है जी, ये हैं प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन। ये है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये ऊपर वाली है मीजोफिल सेल, दूसरी वाली है बंडल शीथ सेल। इस साइकिल को शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इस मीजोफिल सेल के अंदर PEPकेज प्रेजेंट होता है, रुबिस्को एब्सेंट होगा, और बंडल शीथ सेल के अंदर
पेप्केज एब्सेंट है लेकिन रुबिस्को प्रेजेंट होगा। और इस बंडल शीट सेल सॉरी मेसोफिल सेल में एक एंजाइम एक्स्ट्रा और प्रेजेंट होता है जिसे हम पीईपी सिंथेटेज कहते हैं। अभी ये क्या करेगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस नॉलेज को अपने दिमाग में रखना थोड़ी देर के लिए, तो साइकिल और आराम से समझ में आएगी। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट से CO2। इस CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए कौन होगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन का है करेगा इसे। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट ने इसे एक्सेप्ट करा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करेगा, कौन, पेप्केज पीपी कार्बोक्सिलेज करेगा। अब यहां पे किस प्रोडक्ट को बना देगा, यहां पे 4 कार्बन का बन जाएगा क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। अब ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करता है, ये दूसरे एक और 4 कार्बन के एसिड को बनाता है, जिसे आपकी किताब में C4 एसिड भी लिखा हुआ है। आपकी किताब में उसे क्या नाम दिया गया है, C4 एसिड। अब ये जो C4 एसिड है, या तो ये C4 एसिड मैलिक एसिड होगा बेटा, या ये C4 एसिड जो होगा ये एस्पेरेटिक एसिड होगा, या ये C4 एसिड क्या होगा, एस्पेरेटिक एसिड होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट होके कहां पे आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा बंडल शीट सेल के अंदर। और ये C4 एसिड अब क्या करेगा, इसमें से डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। मतलब कहने का ये है कि यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो सपोज करो, एक बात बताइए मुझे, 4 कार्बन में से एक कार्बन निकल गई तो कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन बचेंगे। तो यहां पे ये जो C4 एसिड था, इससे एक कार्बन बाहर निकली तो कितने बचेंगे, C3 एसिड बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अब ये जो कार्बन यहां पे निकाला गया था, ये क्यों निकाला गया था, ये C3 साइकिल में चला जाएगा। अब याद करिए शुरुआत डार्क रिएक्शन की, मैंने क्या बोला था पहले दिन जब C3 साइकिल पढ़ाई थी, कि C3 साइकिल यूनिवर्सल है। चाहे C3 प्लांट हो उसमें भी होगी, C4 प्लांट हो उसमें भी C3 प्लस C4 होगा, चाहे वो केम प्लांट हो उसके अंदर भी C3 होगा और C4 होगा। तो C3 साइकिल तो सब में होगी। तो C3 साइकिल के लिए क्या चाहिए था, है यहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तो हो नहीं रहा, तो इसके अंदर रुबिस्को नहीं है। पीपी केस चाहिए था फिक्स करने के लिए, वो है, वो काम करेगा। तो यहां पे रुबिस्को काम कर रहा है और C3 साइकिल होगी। और C3 साइकिल में जो एनर्जी लगती है वो सारी एनर्जी यहां पे लग रही होगी। ध्यान से सुनना, C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए AIPMT में पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपकी शीट में यही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी एनर्जी खर्च होती है, जल्दी बताना। एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में कितनी एनर्जी खर्च होती है, 3 ATP और 2 NADPH। तो यहां पे भी यही होगा, 3 ATP और 2 NADPH का खर्च होने वाला है। ठीक है, और ये जो C3 एसिड है इसका क्या होगा, तो बेटा ये C3 एसिड वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और इसको ट्रांसपोर्ट करके रीजनरेशन कर दी जाएगी। जिस तरीके से RUBP रीजनरेट होता था, इसी तरीके से यह PEP रीजनरेट हो जाता है। 3 कार्बन का था, फिर से 3 कार्बन बन गए, हो गया रीजनरेशन। 5 कार्बन का RUBP था, वहां से भी एक कार्बन निकलता था, 5 कार्बन वापस चले जाते थे। यहाँ पे कार्बन 3 थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड से आया, C4 बना, C4 से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो C3 साइकिल में चला गया, और फिर C3 एसिड बचा 3 कार्बन का, वो वापस रीजनरेट हो जाएगा, और रीजनरेट होकर क्या बना लेगा, फिर से फॉस्फेनॉल पायरुवेट को बना लेगा जी। इस स्टेप पे बेटा 2 ATP खर्च हो जाती है, इस स्टेप पे 2 ATP खर्च हो जाती है। मतलब अगर मैं C4 साइकिल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो C4 साइकिल में कहीं एनर्जी खर्च नहीं होती, केवल रीजनरेशन पे 2 ATP खर्च होती है, बाकी कहीं पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं है। मतलब अगर ओवरऑल मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो C4 साइकिल के अंदर
टेक्निकली दोनों साइकिल चल रही है, C3 साइकिल भी हो रही है और C4 साइकिल भी चल रही है, यही तो चल रहा है। C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, और C4 साइकिल में केवल एक स्टेप है रीजनरेशन जिसपे केवल 2 ATP खर्च हो रही है, यही तो हो रहा है पर CO2 मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल अगर मैं एक CO2 की बात करूं, C4 साइकिल में एक CO2 की बात करूं तो टोटल कितनी हो जाएंगी 5 ATP और 2 NADPH। मतलब कहने का यह है कि अगर C3 साइकिल के अंदर हमारी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल के लिए 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते थे, तो C4 प्लांट के अंदर एक पूरे 6 CO2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने 30 ATP और 12 NADPH खर्च होंगे। देखो एनर्जी का खर्च थोड़ा ज्यादा होगा, एनर्जी का खर्च थोड़ा ज्यादा है, कितनी खर्च ज्यादा है 12 ATP का, 12 ATP थोड़ी ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन बात यह है फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी तो है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है, खुद से कार्बन डाइऑक्साइड की इनरिचमेंट कर ली और अपनी वॉल्स को यहां पे परमिएबल बना रखा है, CO2 बाहर जा नहीं सकती, वो CO2 C3 साइकिल करेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको, सभी को क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट C4 साइकिल। मतलब अगर C4 साइकिल और C3 साइकिल के बीच में आपको डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बता सकते हैं अभी तक जो सीखा है उससे, आप अपने बिना चीटिंग किए बताइए जो अभी तक सीखा है, मतलब जो आपने अभी तक आपकी नॉलेज में है तो उससे तो बता ही सकते हो। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा C3 साइकिल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं C4 साइकिल। चलो भाई कौन बताएगा, पौरुषी? कैसी बात कर रही हो तुम? आप सीधा बोलोगे कि C3 साइकिल हमारी मीजोफिल सेल में होती है और C4 साइकिल हमारी मीजोफिल सेल के साथ साथ बंडल शीत सेल के अंदर होगी, बंडल शीत सेल के अंदर होगी। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये होगा बेटा, हाँ यहां पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होगा RUBP कितने का, और यहां पे कौन होगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? अरे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं होगा बेटा, क्या होगा फॉस्फिनॉल पाइरुवेट कितने कार्बन का 3 कार्बन का। उसके अलावा यहां पे पहला स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितना है 3 कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, क्या नाम देते हैं उसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है जी, आप बोल रहे हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन का है ये 4 कार्बन का है। इसके अंदर C3 प्लांट के अंदर या C3 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा, होगा अरे भैया बिल्कुल होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल और एब्सेंट, एब्सेंट और नेग्लिजिबल। उसके अलावा बेटा ये जो C3 साइकिल है ये एक स्लो प्रोसेस है CO2 फिक्सेशन का, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। यहां पे ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये एक फास्ट प्रोसेस है किसका CO2 फिक्सेशन का। यहां पे एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP खर्च होती है और यहां पे
आपको एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 ATP खर्च होंगी, 3 ATP वो वाली हो जाएंगी, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी 5 ATP। लेकिन किताबों में 2 ATP का दे रखा है, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो 5 ATP लग रही है। टेक्निकली बात करें तो 5 ATP खर्च हो रही है। ये आपके और डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ वेरी गुड। इसके अंदर नो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, या ऐसे लिख दीजिएगा डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। इनके अंदर आप लिखेंगे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। बेटा ये आपके इनका जो टॉलरेंस है हाई टेम्परेचर के लिए बहुत कम है, ये केवल 20-25 डिग्री सेल्सियस पे आराम से रह सकते हैं। ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो फोटो रेस्पिरेशन करेंगे। तो आप लिख दीजिएगा यहां पे कि कैन नॉट टोलरेट हाई टेम्परेचर। मतलब कहने का यह है कि इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पे नेक्स्ट डिफरेंस है, दे कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर एंड इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिसपे ये आराम से काम कर सकते हैं वो होगा 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके अलावा इनके अंदर CO2 इनरिचमेंट नहीं हो सकती, इनके अंदर CO2 इनरिचमेंट नहीं हो सकती। दे हैव मैकेनिज्म ऑफ CO2 इनरिचमेंट, इनके पास में CO2 इनरिचमेंट करने का मैकेनिज्म प्रेजेंट है। बहुत है इतने डिफरेंस, ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेंगे इतने, ठीक है, याद आएगा मैं बता करवा दूंगा। छोटा नहीं हो सकता, अपडेट होने के बाद में 75% से नीचे नहीं छोटा हो रहा। बेटा पूछ रहा था, मेरे को लगा कि अच्छा कुछ फीचर आ जाएगा अपडेट करके, वो फीचर ही चले गए। बेटा बहुत मोटे मोटे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, एक काम करते हैं आराम से, ये जो मैंने समझाया है लिखवा दूं। चलो तो हेडिंग डालो भाई, चलो हेडिंग डालो। एक लीफ का नहीं है बेटे, ये 2 सेल का स्ट्रक्चर है। ये ऐसी बहुत सारी होंगी ना। एक सेकंड रुकिए सभी लोग, 1 सेकंड दीजिए मुझे, 1 सेकंड दीजिए आप मुझे। 1 मिनट स्लाइड खोल रहा हूं मैं, 1 मिनट स्लाइड खोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप 1 मिनट स्लाइड खोल रहा हूं मैं। हाँ जी, सभी लोग एक बार इधर देखिए बेटा। इसकी थ्योरी है, एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स अडेप्टेड टू रीजन्स, दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज देयर मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। ये C4 पाथवे या हैचन सेलेक्ट पाथवे की बात हो रही है कि इनके अंदर C3 पाथवे भी होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द लार्ज सेल अराउंड वस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट्स आर बंडल शीथ सेल्स, सच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी। क्या है क्रेन्स एनाटॉमी? ये देखो, ये बीच में वस्कुलर बंडल जा रहा है, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ कौन है,
बंडल शीथ सेल है, और बंडल शीथ सेल के चारों तरफ कौन है, मीजोफिल सेल्स लगी हुई है। और इसी के पैटर्न को क्रेन्स के लिए टर्म यूज किया गया है रेथ। रेथ को कहा जाता है क्या, जो माला हो गया या बीड्स का जो एक स्ट्रक्चर हो गया, उसी को हम लोग रेथ कह देते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ था बंडल शीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड वस्कुलर बंडल्स एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थिक वॉल्स। किसकी बात चल रही है, ये बंडल शीथ सेल, नीचे वाली से वो बंडल शीथ होगी ना, तो थिक वॉल उसी के लिए होगी। तो उनके पास में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, थिक वॉल होगी, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर। इस पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल बन सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये बिल्कुल लाइन टू लाइन। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टरेज फॉस्फेनॉल पायरुवेट, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीन इन मीजोफिल सेल। ऊपर वाली कौन सी सेल है, मीजोफिल। द एंजाइम फॉर दिस फिक्सेशन इज पीपी कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट में क्या कहेंगे, पेप्केज। नेक्स्ट क्या किया गया है, द मीजोफिल सेल लैक रुबिस्को, ऊपर में रुबिस्को नहीं है, नीचे वाले में रुबिस्को है। द C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल, ऊपर बना था पीपी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, कौन बना, OA। देन it then form other 4 carbon acid like malic acid or aspartic acid, they are transported to bundle sheath cell, कर दिए गए ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ, in bundle sheath cell C4 acid are broken down to release CO2 and C3 molecule। C3 मॉलिक्यूल तो ट्रांसपोर्ट हो गया वापस मीजोफिल सेल के अंदर, जहां पे उसको क्या बना दिया गया, वापस पीपी बना दिया गया, रीजनरेट करवा दिया गया। और जो रिलीज CO2 था उसने एंटर किया किसमें, C3 पाथवे में। और बंडल शीथ सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, रुबिस्को, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होगा, लिखवा दिया था। Thus C3 pathway is common to C3 and C4 प्लांट। अच्छा, इनके पास में क्या स्पेशल है, C4 प्लांट के पास में क्या स्पेशल है, इनके पास में स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है, जिसे क्रेन्स एनाटॉमी कहा जाता है। ये हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी आराम से रेस्पॉन्स शो करेंगे, मतलब इनकी फोटोसिंथेटिक यील्ड बिल्कुल कम नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी इनकी बरकरार बनी रहेगी, हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी सब पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, और इनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास में, C3 प्लांट में। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि इस अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव प्लांट कौन है, तो C4 प्लांट है, C3 से भी ज्यादा प्रोडक्टिव है C4 प्लांट। क्लियर हो रही है मेरी बात आपकी। उसके अलावा ये इन्होंने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताया हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको बिल्कुल भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इस बात को देखो, डायग्राम में इन्होंने थोड़ा जो है आपको, ये बिल्कुल भूल जाओ, ये है RUBP या राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, जो 5 कार्बन का है। ये ऑक्सीजन, रुबिस्को ने एक्ट किया, एक्ट करके क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया 2PG फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बना दिया 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, जो भी एनर्जी खर्च होनी थी 3 ATP की और 2 NADPH की, वो खर्च होगी, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत इसके अंदर थी वो ही बाहर निकल गई, रिलीज हो गई। यही है प्रोसेस बस, लेकिन बना थोड़ा ऐसा रखा है कि आपको समझ में ना आए। अब इसमें क्या किया गया है, इन केल्विन पाथवे RUBP कंबाइंस विद CO2। ये नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कि नॉर्मली जब केल्विन साइकिल होती है तो RUBP किसके साथ बाइंड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसको कैटेलाइज कौन करेगा, रुबिस्को। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। अब अगली बात की गई है कि एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को कैन बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हेंस द नेम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकती है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन ऑक्सीजन, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। मतलब जो ज्यादा होगा उसके साथ में रुबिस्को जाएगा, या उस एक्टिविटी को रुबिस्को शो करने वाला है। तो इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन व्हिच वन विल बाइंड टू द एंजाइम। मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। अगली बात यहां पे क्या की गई है उसे भी देख लीजिए। अगली स्लाइड में कहा गया है कि इन C3 प्लांट्स O2 बाइंड टू रुबिस्को। अब O2 कहां से आया, वाटर की स्प्लिटिंग से या फोटोलाइसिस ऑफ
वाटर होने की वजह से आया। Hence CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि रुबिस्को अब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे CO2 फिक्सेशन होगा ही नहीं। और अगली बात की गई है, Hence RUBP bind with oxygen to form one molecule of phosphoglycolate and phosphoglycerate and phosphoglycolate. Phosphoglycerate is 3 carbon molecule, phosphoglycolate is 2 carbon molecule. This pathway is called photorespiration or C2 cycle or C2 cycle. In this pathway there is no synthesis of sugar, ATP or NADPH. Hence photorespiration is a wasteful process. यही सब बताया था. Rather it causes release of CO2 by using ATP. मतलब ATP भी खर्च हो गई, CO2 थी वो भी चली गई और कुछ नहीं करा, बस ना ग्लूकोज बनाया, कुछ भी नहीं करा. इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? एक वेस्टफुल प्रोसेस कह रहे हैं. कुछ भी नहीं होता इसमें, प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है. और इसीलिए कौन बने? C4 प्लांट. इन्हीं से बचने के लिए कौन बने बेटा? C4 प्लांट. कैसे बने? C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर बिकॉज दे कैन इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एट एंजाइम साइट. कैसे बढ़ाएंगे CO2 कंसंट्रेशन को? डिकार्बोक्सिलेशन करके. C4 एसिड बना था, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, वो CO2 कहां जाएगा? C3 साइकिल के अंदर. कर ली CO2 एनरिचमेंट. नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस टेक प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन बंडल शीट सेल टू रिलीज CO2. नेक्स्ट बात की गई है, दिस मिनिमाइजेस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को. किसके अंदर? यहां पे इसके अंदर ये रही बंडल शीट सेल, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला. CO2 जितने ज्यादा यहां पे प्रेजेंट होते चले जाएंगे, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, तो रुबिस्को क्या करेगा? फिर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा. यही बात यहां पे लिखी हुई है, इन्होंने स्लाइड के अंदर यही बात लिखी हुई है कि जो C4 एसिड था वो मेसोफिल सेल में बना था, बंडल शीट सेल के अंदर जाके वो क्या कर रहा है? CO2 को रिलीज कर रहा है. और वहां पे क्या हो रहा है? जो CO2 जब रिलीज हो जाएगा तो उसकी वजह से रुबिस्को की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी. किसके लिए? ऑक्सीजनेज करने के लिए. वो कार्बोक्सिलेज करेगा. ड्यू टू लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन C4 प्लांट. इन एडिशन दीज प्लांट शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर. ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, सारी चीजें बता चुका हूं. अब यहां पे डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस हैं ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं. लिखवाऊंगा एक बार, तसल्ली से लिखवाऊंगा. चलो मैं इन्हें भी बता ही देता हूं, इन्हें भी बता देता हूं. इनमें भी कोई अगर मेरे से छोटा होगा तो उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. सबसे पहला मेसोफिल सेल में होगा, ये मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दोनों में हो रहा है. ये क्रेंजोटोमी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर होगी. बेटा आरयूबीपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, यहाँ पे पीईपी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है. यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का PGA बन रहा है. यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के पास में एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है. इसके पास में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल और ए ग्रेनल. इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म कह रहे हैं. उसके अलावा फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होगा या बहुत कम होगा. यहां पे इसमें लिखा हुआ है हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट. मतलब हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कि इनको CO2 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. एनवायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ही ये यील्ड या प्रोडक्टिविटी शो करेंगे. तो इनको इतनी CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है. इनका लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है. क्यों? क्योंकि ये खुद से अपनी CO2 एनरिचमेंट कर लेंगे. नेक्स्ट बात की गई है यहाँ पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 35 to 45. मतलब हायर टेम्परेचर पे भी ये आराम से काम कर सकते हैं. उसके अलावा फोटोसिंथेटिकली ये लेस एफिशिएंट होते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी. ये फोटोसिंथेटिकली ज्यादा एफिशिएंट है और प्रोडक्टिविटी इनकी हाई होगी. इसके एग्जांपल दे रखे हैं, व्हीट, मेज, बीन्स, पोटैटो, राइस. ये सारे के सारे हमारे, मेज इसमें नहीं आएगा, सॉरी, राइस, व्हीट, बीन्स और पोटैटो. इसके अंदर है मेज, शुगर केन, एमरैंथस और सोरगम. ये 4 एग्जांपल इनके याद रखने हैं आपको. क्वेश्चन लगाने में आपको जो है आसानी होगी बेटा. क्लियर हो रही है सभी को? सारा C3 C4 मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन, किसी तरीके का क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए. क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? अब एक काम कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं. हेडिंग डाल लीजिए बेटा, C4 पाथवे.
या हैच एंड स्लैक पाथवे।